हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटीज रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। नाउ दिस इज सर्वाधार सीरीज। एज यू नो, ये हम प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। सो आज अगर मंडे है तो लास्ट 1 वीक के जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पर आपको 9 करंट अफेयर्स सोर्सेज देखने को मिलते हैं, जहाँ पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना और कुरुक्षेत्र देखने को मिलते हैं। पहला हम यहाँ पर न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लोकसभा पासेस द रेलवेज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। ना इसके की फीचर्स क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एज सच बिल या एक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, बट अगेन मेंस के लिए रेलेवेंट हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको करंट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सो द लोकसभा हैज़ पास्ड द रेलवेज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। ना की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना। ना सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। ना ये क्या करता है? ये मर्ज कर देता है इंडियन रेलवेज बोर्ड एक्ट विद रेलवेज एक्ट ऑफ 1988। सो बेसिकली मर्जर। अब मर्जर क्यों करवाया जाता है? एज यू नो, कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। जब तक कन्वर्जेंस नहीं होगी तब तक आप ना एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे। तो मल्टीप्लिसिटी अगर आपको यहाँ पर लॉज देखने को मिलेंगे, मल्टीपल लॉज देखने को मिलेंगे, तो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो वो कन्वर्जेंस के लिए क्या ज़रूरी है? जितने भी सिमिलर एक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, कन्वर्ज कर दिया जाए। सो यहाँ पर रेलवेज बोर्ड एक्ट और जो आपको रेलवे एक्ट देखने को मिलता है उसको मर्ज किया गया है। सबसे पहला चेंज तो यही है। उसके बाद हम यहाँ पर जानते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट आपके देखने को मिलता है स्टैट्यूटरी बैकिंग। ना स्टैट्यूटरी बैकिंग दी है रेलवे बोर्ड को। अब ये अमेंड करता है रेलवे एक्ट ऑफ 1989 एंड टू प्रोवाइड द लीगल सैंक्शन टू रेलवे बोर्ड। अब स्टैट्यूटरी पावर्स बेसिकली क्या करेंगी? इनकी फंक्शनिंग और इंडिपेंडेंस को बढ़ा देगी। तो जो रेलवे बोर्ड है अब उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, क्योंकि जैसे ही आप स्टैट्यूटरी स्टेटस देते हैं उसमें फंक्शनिंग और रेगुलेटिंग पावर्स जो होती हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। सो दूसरा चेंज आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। नाउ बेसिकली ग्रेटर ऑटोनॉमी दी है टू रेलवे जोन्स टू मैनेज बजट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्रूटमेंट इंडिपेंडेंटली। तो जितने भी रेलवे जोन्स हैं ना, एज यू नो, यहाँ पर आपको 6 रेलवे जोन्स देखने को मिलते हैं ना। वो जो रेलवे जोन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएँ, ऑटोनॉमसली काम कर पाएँ और वो इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट्स भी कर पाएँ, इसीलिए उनको ज़्यादा लेवरेज दी है। तो ये भी आपको देखने को चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। ना बेसिकली रेगुलेटर करता क्या है? ये रेगुलेट करता है टैरिफ्स को, रेगुलेट करता है सेफ्टी मेजर्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो ये सारा काम किसको? रेगुलेटर को दे दिया गया है। तो बेसिकली एक एस्टैब्लिश किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, राइट। सो दीज वर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल। ना रेलवे सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। सो आप देख सकते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। सो पैसेंजर फ्लीट जो एग्जिस्ट करती है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट है अगर हम इंडिया की बात करते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, बिहाइंड ओनली द यूएसए, Eurasia and China. Third, the Indian Railways consist of total track length of 1,26,366 kilometers with 7,335 stations आपको देखने को मिलते हैं, and 5,100 kilometer track length it was achieved during 23-24. So आप एक तरह से कह सकते हैं ये आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे सेक्टर्स को, एंड रेलवे सेक्टर को कहा जाता है इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चाहे फ्रीट की बात करो चाहे पैसेंजर की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लेन कौन सी बन जाती है? इट इज़ रेलवेज, राइट। सो दैट इज़ वाई ये क्रूशल एस्पेक्ट बन जाता है। हमारे देश का जब बजट भी आता है तो इंडियन रेलवेज का जो बजट आपको देखने को मिलता है, स्पेशली अब तो मर्ज कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं लोगों की हमेशा आय रहती है कि रेलवे में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रेलवे सेक्टर्स फैक्ट्स जो आप याद कर सकते हैं। ना चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला चैलेंज है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
ना देखिए, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। आज आपको देखने को मिलता है इसका वियर एंड टियर, तो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ना जो इंडियन रेलवेज है वो सफ़र करती है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट से। ना ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको, वो ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन उसका रेवेन्यू मतलब जो आप कमा रहे हैं वो कम है। अब इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तीसरा, सेफ्टी कंसर्न्स। आए दिन आपको कोई ना कोई इंसिडेंट देखने को मिलता है, सो बेसिकली सेफ्टी कंसर्न्स इज द थर्ड चैलेंज। फोर्थ चैलेंज आपको देखने को मिलता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। सो आप देख सकते हैं बेसिकली ओवर क्राउडिंग, डिलेज, ये आज भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको चेंज करने की कोशिश की गई है, जैसे वंदे भारत रेलवेज की अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे चेंजेस तो इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, लेकिन आज भी ओवर क्राउडिंग और डिलेज आपको देखने को मिलते हैं। फिफ्थ आपको देखने को मिलता है लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ना यहाँ पर लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट्स आपको इस सेक्टर में देखने को मिलती है। आज भी आपको मेजरली ये सेक्टर पब्लिक ओरिएंटेड ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसीज नहीं आ पाती हैं। ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ चैलेंज दैट एग्जिस्ट इन दी रेलवे सेक्टर। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं, विच इज़ द ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। ना एज द नेम सजेस्ट, ई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह से आईसीटी इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिकली क्या करता है, एक तरह से इंडियन जुडिशरी को स्मूथ इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 2005 में और इसको लॉन्च किया जाता है 2007 में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ई कोर्ट मिशन मोड है वो बेसिकली अभी रिसेंटली आपको स्कीम देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है, ये 2007 में लॉन्च किया गया था। सो कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका एम ही क्या है, इंडियन जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एफिशिएंसी बढ़ाना और एक तरह से प्रिडिक्टेबल और रिलायबल एक्सेस प्रोवाइड करना जस्टिस सिस्टम को। सो बेसिकली मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है ना, केस की जितनी भी डिटेलिंग्स हैं, नहीं तो पहले आपको कोर्ट के चक्कर मारने पड़ते थे, लेकिन अब आपको क्या है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपके केस में चल रहा है, जो भी जज ने कहा है, जो भी ऑर्डर्स पास किए हैं, वो ऑर्डर्स आप आसानी से अपने ऐप पे देख सकते हैं, जिसको ई कोर्ट्स ऐप कहा जाता है ना। उस ऐप से क्या किया गया है, एक तरह से हमने यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई है सारे स्टेक होल्डर्स पे ना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो हाई कोर्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस दे ओवरसी द प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन। सारे अपने अपने हाई कोर्ट्स जो जो इसकी ज्यूरिसडिक्शंस में आते हैं वो इसको मैनेज करते हैं ना। फेजेस की अगर बात करते हैं तो आपको 3 फेजेस में देखने को मिला। 2007 में लॉन्च किया जाता है, तो 2007 टू 2015 सो बेसिक कंप्यूटराइजेशन की गई कोर्ट्स की, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी गई और केस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। फेज 2 आपको देखने को मिलता है 2015 से 23 तक। सो जो आईसीटी है उसको इनेबलमेंट करी गई डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी गई, और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जैसे ई पेमेंट गेटवेज एंड एक्सेस टू सर्टिफाइड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। नहीं तो सर्टिफाइड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता था और वहाँ पर कुछ ना कुछ ब्राइब देनी पड़ती थी, तभी आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, लेकिन अब आपको ई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिल सकते हैं। फेज 3 की अगर बात करते हैं, जो कि 23 टू 27 आपको इम्प्लीमेंट देखने को मिलता है ना। कोशिश ये की जा रही है कि हम पेपरलेस कोर्ट्स बनाएं, मतलब पेपर का यूटिलाइजेशन ना हो। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो हॉस्पिटल्स और जेल्स तक भी जा सके, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, पेंडेंसी केसेस हैं, उसको डिजिटाइज किया जाए और इन्हांस किया जाए ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग ना। एज यू नो, डेटा काफ़ी सारा है, तो डेटा को मैनेज करते हुए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ द फेज 3। सो 3 फेजेस आपको याद रखने हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो दीज आर फेजेस। नेक्स्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलती है विच इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ना। जो कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है अगेंस्ट द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स अफिलिएट बॉडीज। सो टेबल टेनिस
ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं ना। एज सच न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीसीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप देख सकते हैं जो टेबल टेनिस फ्रेंडली सुपर लीग एसोसिएशन है has alleged that TTFI and its affiliates are using anti-competitive practices. Anti-competitive practices को ये यूटिलाइज कर रहे हैं और कमीशन ने भी TTFI के अगेंस्ट यहाँ पर वायलेशंस पाई हैं और एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स एंड प्रिवेंटिंग प्लेयर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग थ्रू व्हाट्सएप एडवाइजरीज, पब्लिक नोटिसेस एंड एंटी कॉम्पिटिटिव बाईलॉज। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या एम क्या है इसका, जो फेयर कंपटीशन है, क्योंकि जब हम एक कैपिटलिस्ट नेशन की बात करते हैं ना, वी आर अ कैपिटलिस्ट नेशन प्लस वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हम वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करते हैं ना। हम चाहते हैं कि जो भी कंपटीशन है वो फेयर हो। अब उसको रेगुलेट करने के लिए हमने अलग से एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया है। तो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है 2009 में, लेकिन किस एक्ट के तहत? कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ना। इसकी कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हैं तो आपको चेयरपर्सन एंड नॉट लेस दैन 2 एंड नॉट मोर दैन 6 अदर मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चेयरपर्सन और 2 से 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी ऑपरेशन किसके तहत होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, अगेन याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ना इसका काम क्या है? ये एक तरह से एलिमिनेट करता है वो प्रैक्टिसेस जो बेसिकली कंपटीशन को हर्ट करती हैं, डैमेज करती हैं, प्रमोट करता है, सस्टेन करता है कंपटीशन को, और जो भी इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को प्रोटेक्ट करता है और रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बनाने के लिए कोशिश करता है, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है ये, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है किसके लिए? साइमल्टेनियस पोल्स के लिए, विच इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। सो इसको बेसिकली कैबिनेट से अप्रूवल मिल गई है। सो आप देख सकते हैं ड्राफ्ट लेजिस्लेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट पोटेंशियली ड्यूरिंग द ऑनगोइंग विंटर सेशन। विंटर सेशन में ये लागू, बेसिकली लागू इन द सेंस पेश किया जाएगा कहाँ पर? पार्लियामेंट में। नाउ आपसे पूछा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? सो बेसिकली जो भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और जो आपके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली हो। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे हो, राइट। सो ये क्या करता है? ये सिंक्रोनाइज करता है इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, essentially holding them at all the same time, at the same time. So basically यहाँ पर क्या है, इसका एम क्या है? ये रिड्यूस करना चाहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस। नहीं तो क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हुए, कोई ना कोई स्टेट के इलेक्शंस आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो आप एक्चुअली में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ध्यान लगा सकते हैं, वो सारा पार्टीज का फोकस किस पे चला जाता है? दैट इज़ ऑन दी वोटिंग, ठीक है। तो इलेक्शंस पे सारा का सारा ध्यान चला जाता है, तो इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा, स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस एंड मिनिमाइज इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर। इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उस खर्चे को बचाने के लिए ही हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी है। डन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहीं से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, इट इज़ 82A। ना ए आपको एज यू नो ए जहाँ पर भी लगाया जाता है, इट इज़ विद द अमेंडमेंट टू फैसिलिटेट डीलिमिटेशन फॉर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस। 83 क्लॉज 2 टू अमेंड द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड असेंबलीज। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, टेन्योर जो है वो आगे पीछे करना पड़ेगा, है ना, तभी तो सिंक्रोनाइजेशन होगी। क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लोकसभा के साथ साथ इलेक्शंस होते हैं, बाकी सारी स्टेट्स के आगे पीछे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टेन्योर आगे पीछे करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं टू अमेंड द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड असेंबलीज।
to give parliament the power to make provisions for simultaneous elections, which is under article 327. Now 324 के तहत आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, एंड उसी के तहत आप 327 की अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट को यहाँ पर पावर दी जाएगी कि वो प्रोविजंस बना सके साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए। न्यू आर्टिकल ऐड किया जाएगा 324A। नाउ ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करेगा जिससे कि वो कंडक्ट करवा सके सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस। सो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रक्रिया है उसके लिए आपको ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, राइट। नाउ रामनाथ कोविंद कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं वो जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं री इंस्टेट साइमल्टेनियस इलेक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आज ही इंप्लीमेंट कर दो। सो बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, फेज्ड मैनर में। तो पहले फेज में क्या कीजिए, अलाइन कीजिए लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को, और फेज 2 में फिर सिंक्रोनाइज कीजिए जो लोकल गवर्नमेंट के आपको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स म्यूनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस। जैसे ही 100 दिन कंप्लीट हो जाएंगे जनरल इलेक्शंस के, तभी वैसे ही आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फेज 1 और फेज 2। ना अपॉइंटेड डेट फॉर सिंक्रोनाइजेशन। नाउ जैसे ही पोस्ट जनरल इलेक्शंस द प्रेसिडेंट नोटिफाई द डेट फॉर द फर्स्ट लोकसभा सेशन एज द अपॉइंटेड डेट टू मेंटेन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो भी शॉर्टन टर्म्स जो आपको स्टेट असेंबलीज की देखने को मिलेगी, सो जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट असेंबलीज हैं विल हैव एडजस्टेड टर्म्स टू सिंक्रोनाइज विद द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस के साथ मर्ज करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप की बात करते हैं तो एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया जाएगा जो इंश्योर करेगा कि हम इफेक्टिव एग्जीक्यूशन कर पाए वन नेशन वन इलेक्शन की। नेक्स्ट आपको रिकमेंडेशंस देखने को मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। एज आई टोल्ड यू 324A इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक तरह से एम्पावर किया जाएगा कि वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवा पाए। हैंडलिंग हंग हाउसेस। अब जो भी हंग हाउसेस हैं, सो आप देख सकते हैं देखने को मिलता है आपको जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो इलेक्शंस हैं इट विल बी हेल्ड बट द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा और द स्टेट असेंबली विल सर्व ओनली द रिमेनिंग टर्म। अब समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए 2025 में इलेक्शंस हुए। अब अगर 2025 में इलेक्शंस होते हैं तो एज यू नो जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर सिर्फ, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हो जाते हैं। मान लीजिए ओडिशा में इलेक्शंस होते हैं लेकिन 2026 में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो जाता है, पास हो जाता है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अब दोबारा इलेक्शंस तो करवाए जाएंगे लेकिन अब जो न्यूली इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी वो रिमेनिंग टेन्योर के लिए बनेगी। रिमेनिंग टेन्योर मतलब अब 2025 से लेकर नेक्स्ट इलेक्शंस कब होंगे, 2030 में होंगे, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हुआ 2026 में ना। 2026 में जब न्यूली इलेक्टेड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो उसको पूरे 5 साल नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 साल ही मिलेंगे, ठीक है। सो ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। क्लैरिटी है, आई होप अब आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इलेक्शन इक्विपमेंट रेडीनेस। ना एडिक्वेट प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी ईवीएम की, ऑब्वियसली बात है, नहीं तो अभी हम ईवीएम्स को क्या करते हैं, बाय एंड बाय यूटिलाइज कर लेते हैं। पहले लोकसभा इलेक्शंस में कर लेते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कर लेते हैं, लेकिन जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो आपको वीवीपैट्स और ईवीएम ज़्यादा चाहिए होंगे, तो उसकी रेडीनेस होनी चाहिए। दूसरा यूनिफाइड वोटर एंड वोटर रोल एंड आईडी सिस्टम। सो बेसिकली अभी क्या है, लोकसभा के लिए अलग आपको आईडीज देखने को मिलती हैं। देखो वोटर आईडी तो आपकी सेम ही है लेकिन आपको एनरोलमेंट, आपको एक स्लिप सी देके जाते हैं वो कि भाई आपका बूथ नंबर ये होगा, आपका यहाँ पर आपको जाके वोट डालनी है एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली उसको यूनिफाई करना पड़ेगा। और लास्ट आपको देखने को मिलता है एफिशिएंट इलेक्टोरल मैनेजमेंट। एफिशिएंट इलेक्टोरल मैनेजमेंट हम कर पाए। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द recommendations that have been given by the रामनाथ कोविंद कमिटी recommendations. Done. नेक्स्ट आता है आपका न्यूज दैट इज सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस ग्रोइंग मिसयूज ऑफ आईपीसी सेक्शन 498A। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली मिसयूज किया गया है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है ना। बेसिकली ये पीनलाइज करता है किसको, क्रुएल्टी अगेंस्ट द मैरिड वुमेन बाय देयर हस्बैंड्स एंड इन लॉज। ना देखा जा रहा है कि ये जो आर्टिकल है इसका मिसयूज किया जा रहा है।
दो एक्चुअली में हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिल रहा है बाय एंड बाय ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, इसको मिसयूज किया जा रहा है बाय द वुमेन, ठीक है। सो यहाँ पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाया जाता है हस्बैंड्स और उनके इन लॉज पे कि यहाँ पर वो क्रूएल्टी कर रहे हैं, राइट। नाउ सेक्शन 498A आईपीसी का है, लेकिन यही सेक्शन आपको बीएनएस में किसके तहत में देखने को मिलता है, सेक्शन 84। याद रखना पड़ेगा बच्चे आपको। नाउ इट डील्स विद द ऑफेंस ऑफ क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ठीक है। तो मैरिड वुमेन जो भी क्रूएल्टी करी जाती है, चाहे फिर वो इमोशनल हो चाहे वो फिजिकल हो, तो उसके अगेंस्ट आप यहाँ पर एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, आप यहाँ पर केस कर सकते हैं अगेंस्ट योर इन लॉज, राइट। ना ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस एक्चुअली में क्यों किया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में तंग करते हैं अपनी मैरिड वुमेन को, ठीक है। सो इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बेसिकली क्रूएल्टी को डिफाइन कैसे किया गया है, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज इन सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुइसाइड। सो बेसिकली एक तरह से ऐसे एक्शंस जिससे कि वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इस तरफ मूव करने लग जाए कि वो सुसाइड कर ले। दूसरा आपको देखने को मिलता है हरासमेंट करी जाए किसी भी तरीके से विमेन की, उसको क्रूएल्टी माना जाएगा ना। पनिशमेंट की अगर बात करते हैं तो हुएवर द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट्स हर to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो 3 साल तक की आपको पनिशमेंट देखने को मिलती है। नाउ अगर हम बात करते हैं जो कंप्लेंट है, इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 years ऑफ अलेज्ड इंसिडेंट। जिस दिन इंसिडेंट हुआ था 3 साल तक का टाइम दिया जाता है, आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं जाके। Now, the offense is cognizable and non-bailable. This is very important. ये cognizable है और ये non-bailable है। non-bailable आपको बेल नहीं मिल सकती है इस केस में, which means that immediate custody of the accused is possible. Immediate custody में लेके जाया जा सकता है या तो उसके husband को या फिर उनके relatives को। ना बेसिकली ये इंट्रोड्यूस क्यों किया था, एज आई टोल्ड यू, ये एक तरह से इंक्रीजिंग डाउरी डेथ्स आपको देखने को मिली थी और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट सॉट टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन। सो वुमेन जो है वो जो सफ़र कर रही थी फिजिकल वायलेंस से या मेंटल हैरेसमेंट से, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ मिसयूज कैसे किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं ग्रोइंग मिसयूज, एक राइज आपको देखने को मिल रहा है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, एंड देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू मिसयूज दिस प्रोविजन। दूसरा, कोअर्जन फॉर फाइनेंशियल गेन्स। ना बेसिकली आपको धमकाया जाता है कि भाई मैं तो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, मुझे इतनी रेम्यूनरेशन दो, इतना पैसा दो, तो इसलिए भी मिसयूज किया जाता है। वेग एलिगेशंस हैं, जैसे ऑफन वेग एंड जनरलाइज्ड एलिगेशंस आर मेड विदाउट स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी जाती हैं, वेग एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि इन्होंने मुझे तंग किया, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज आपको देखने को मिलता है। अब ये स्टिग्मा है एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशंस कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द एक्यूज्ड इवन इफ दे आर अल्टीमेटली अक्विटेड। ना बेसिकली ये कहा जाता है कि मान लो यहाँ पर केस हो गया आपके अगेंस्ट, हस्बैंड के अगेंस्ट केस हो गया ना, जब केस किया जाता है एट द एंड डिसीजन किसका होगा, जज का होगा कि भाई आप बाइज्जत बरी होते हैं या आप पे पनिशमेंट लगाई जाएगी ना। मान लीजिए आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन आप पे तो स्टिग्मा लग गया ना, सोसाइटी में आपको क्या कहा जाएगा कि ये अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, क्रूएल्टी करता है। तो एक तरह से सोशल स्टिग्मा, ठीक है, और मेंटल प्रेशर हो जाता है। इमीडिएट अरेस्ट आपको देखने को मिलता है, अब जो प्रोविजन है वहां पर आपको इमीडिएट अरेस्ट देखने को मिलती है। सो बेसिकली ये एक तरह से प्रेशराइज कर देता है किसको, एक्यूज्ड को, बिफोर गिल्ट, गिल्ट के पहले ही उसको प्रेशराइज कर देता है कि क्योंकि यहाँ पर आपको इमीडिएट अरेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। अब ये मिसयूज किया जा रहा है लीगल प्रोविजन का, तो एक तरह से ये एथिकल कंसर्न्स को रेज करता है, राइट ना। क्यों ये मिसयूज हो रहा है, सबसे पहले देयर इज नो इमीडिएट वेरिफिकेशन। अब क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इसीलिए कोई इमीडिएट वेरिफिकेशन करवाई ही नहीं जाती है, तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है इट इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अरेस्ट कैन अकर विदाउट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी जाती है। दूसरा, मैरिटल डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं ना, देयर आर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डाइवोर्सेस, फॉल्स एक्यूजेशंस मे बी यूज्ड टू सेटल द स्कोर्स। अब बेसिकली वो सेटल करने के लिए आप क्या करते हो, फॉल्स एलिगेशंस ही लगा देते हो कि हाँ जी मेरे हस्बैंड ने मुझे पीटा मारा,
ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज आपको देखने को मिलती है फॉर फाइलिंग फॉल्स केसेस एड्स टू द मिसयूज। सो मिसयूज किया जाता है। देखिए, जब भी कोई एडवांटेज या पावरफुल पोजीशन किसी भी जेंडर को दी जाती है, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अब जब आपके हाथों में पावर आ जाती है तो आप उसका मिसयूज कर सकते हो। यही आपको देखने को मिला। अब 498A से क्या किसको पावर दे दी गई थी? इट वाज पावर गिवन टू द वुमेन, बट नाउ द वुमेन आर मिसयूजिंग दैट। ठीक है, सो पावर के साथ साथ आपको करप्ट पावर भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, विच इज एजुकेशन इन मदर टंग। नाउ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाईलाइट किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इट सपोर्ट्स द विजन ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। सो बेसिकली यहाँ पर एज यू नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको स्कोप देखने को मिलता है, जहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो लर्निंग प्रोसेस है स्पेशली इन द प्रिलिमिनरी क्लासेस, वहाँ पर कैसे होना चाहिए विद द यूज ऑफ मदर टंग। सो आप देख सकते हैं एम्फोसिस दिया गया है मदर टंग एजुकेशन में, एंड बेसिकली एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आ सकता है ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये क्रिएट करना चाहता है कि एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन लर्न एंड ग्रो देयर नेटिव लैंग्वेज को से आराम से ये पढ़ सकते हैं और अपने माइंड की डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इट इज द पर्सन्स फर्स्ट लैंग्वेज अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम बर्थ। नाउ इट इज द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन द फैमिली और द कम्युनिटी, जिससे कि वो डेवलपमेंट कर सकता है आसानी से और एक तरह से उनके कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है। राइट ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 29 क्लॉज 1 देखने को मिलता है विच इज अंडर फंडामेंटल राइट्स, जहां पर ये कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो दे कैन कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 20 क्लॉज F ऑफ चैप्टर 5 अंडर RTE एक्ट। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भी लिखा गया है कि यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी इन चाइल्ड्स मदर टंग। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 which is right to minorities to establish and administer educational institutions. Article 350A facilitates for instruction in mother tongue, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, याद रखना है इट वाज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत आर्टिकल 350A ऐड किया जाता है और इसके तहत ही आपको देखने को मिलता है इट फैसिलिटेट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट दी प्राइमरी स्टेज। मतलब 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे को किस में पढ़ाया जाना चाहिए? दैट इज इन दी मदर टंग। क्लैरिटी है, सिंपल है, आपको आर्टिकल नंबर्स याद रखने हैं एंड दैट्स इट। ठीक है जी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ना। आर्टिकल 350B की बात करते हैं तो भी आपको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत देखने को मिला, जहां पर आपको स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज देखने को मिलते हैं ना। इनका काम भी क्या है? प्रमोट करना कि जो बच्चा है जो प्राइमरी स्टेजेस तक देखने को मिलता है वो अपनी पढ़ाई किस में करे? मदर टंग में करे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच आर रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ देयर मदर टंग। ठीक है जी, सो दीज वर द न्यूज ऑल अबाउट। अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जहां पर आपको देखने को मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक इन एनी सेंस यू हैव टू डू। देखो स्टैटिक को तो आप भूल सकते ही नहीं है, चाहे मेंस पढ़ रहे हो, चाहे प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, चाहे जो भी पढ़ रहे हो, तो स्टैटिक तो आपका रहेगा ही रहेगा। स्टैटिक को हमेशा मर्ज करना होता है आपको करंट अफेयर्स से। सो करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक अगर आपको देखने को मिलता है तो उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस कीजिए ना। बैकवर्ड लिंकेजेस किससे होंगी? स्टैटिक से ही होंगी। ठीक है, तो स्टैटिक तो इन एनी सेंस इट इज इंपॉर्टेंट, बस आपको करंट अफेयर्स से उसको मर्ज कर देना है। राइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।